एप्लीकेशन नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स फॉर द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। और इसमें जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड एल्काइल हैलाइड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज कार्पेटाइन। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पर मैंने आपको ये कंसेप्ट अप्लाई भी करके बताया था कि अगर आपको ये हैलाइड्स गिवन है और इन हैलाइड्स का अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है तो आपको क्या करना है, इन कंपाउंड्स के करस्पॉन्डिंग आपको कार्पेटाइन बनाना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके आपको कार्पेटाइन्स बनाने हैं और फिर इन कार्पेटाइन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है और जो कार्पेटाइन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही रिस्पेक्टिव हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। ऐसा हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, ये कंसेप्ट राइट। तो फिर तो आप देखो ऐसा हमने डिस्कस किया कि इनके करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटाइन है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास है 1 2 3 4। तो फिर तो जो कैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही रिस्पेक्टिव हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4। ये कंसेप्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन पर अप्लाई करके बताया था और इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करना है, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। तो जरा देखो इसमें इस क्वेश्चन में यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, चलो मैं आपको इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनके मैं आंसर्स आपको बताता हूं। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो यहां भी जो हैलाइड्स आपको दिए हुए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनके करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन्स बनाना है। चलिए इनके करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन्स बनाते हैं। उसके लिए आप हाइड्रोजन हटाओ, कार्पेटाइन बनाओ, यहां भी हाइड्रोजन हटाकर कार्पेटाइन बना लो, यहां पर भी और यहां पर। अब ये कार्पेटाइन्स हमारे पास तैयार हैं, बस आपको इन कार्पेटाइन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। और कार्पेटाइन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, याद करें एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1 में हमने कार्पेटाइन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन डिस्कस किया था। बस उसके अकॉर्डिंग आप इन कैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करें और जो इन कार्पेटाइन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही रिस्पेक्टिव हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो चलिए आप ध्यान देना, कार्पेटाइन्स की स्टेबिलिटी में सबसे पहले तो हम बात करते हैं चार्ज ऑन एटम। क्या मैं कह सकता हूं सभी में चार्ज ऑन एटम तो सेम है। तो फिर उसके बाद में बात करते हैं रेजोनेंस की। चलिए ध्यान देना, फर्स्ट में रेजोनेंस है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। सेकंड में भी रेजोनेंस है, थर्ड में कार्पेटाइन में रेजोनेंस एब्सेंट और फोर्थ में भी कार्पेटाइन में रेजोनेंस एब्सेंट है। तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, मैं इन कार्पेटाइन्स को 1 2 3 एंड 4 मार्क कर रहा हूं। तो फिर तो आप कह सकते हैं 1 एंड 2 आर मोर स्टेबल देन 3 एंड 4 since 1 and 2 resonance is present and in 3 and 4 resonance is absent। तो रेजोनेंस के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि 1 and 2 कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है 3 and 4 से। चलिए 1 and 2 में कंपैरिजन करते हैं, दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो जरा बताओ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं कहां पर रेजोनेंस ज्यादा है, 1 में या 2 में? क्या मैं कह सकता हूं दोनों में रेजोनेंस इक्वल है। यहां भी पॉजिटिव चार्ज 1 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, यहां भी पॉजिटिव चार्ज 1 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो दोनों में रेजोनेंस इक्वल है। और क्योंकि दोनों में रेजोनेंस इक्वल है तो फिर तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, आई इफेक्ट। क्योंकि जो फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनमें 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, चार्ज ऑन एटम सबसे पहले, फिर रेजोनेंस और फिर आई इफेक्ट। तो जरा ध्यान देना, इन दोनों में अगर बात की जाए तो यहां पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहां भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ये प्लस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पर है। तो फिर तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। इन दिस केस प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप विल बी मोर फॉर दिस कार्पेटाइन व्हाइल प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप विल बी लेस फॉर दिस कार्पेटाइन, क्योंकि यहां पर प्लस आई ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पर है। तो 1 में प्लस आई ज्यादा 2 से, और क्या मैं कह सकता हूं जिसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा वो कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस के लिए प्लस अच्छा। तो फिर तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2 और 3 एंड 4 में भी क्योंकि रेजोनेंस एब्सेंट है और जब कंपैरिजन रेजोनेंस के बेसिस पर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम कंपेयर कर रहे हैं इसको आई इफेक्ट के बेसिस पर। तो आप ध्यान देना, यहां पर आप कह सकते हैं मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा इस कैटाइन के लिए, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा कैटाइन के लिए। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू 1 and 2 in fourth प्लस आई इफेक्ट इज मोर एंड इन थर्ड प्लस आई इफेक्ट इज कंपैरेटिवली लेस। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां प्लस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली बॉन्डेड है जबकि यहां प्लस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस पर है तो फिर यहां पर प्लस आई कम, यहां पर प्लस आई ज्यादा होगा। तो फिर तो 4 विल बी मोर स्टेबल देन 3 और ये अगर इन
केटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो फिर तो रेस्पेक्टिव हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, रेस्पेक्टिव हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 3। ये इन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर बात ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रोसेस। इनके करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन बना लीजिए और फिर इन कार्पेटाइन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर किए। अब देखो स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए क्या मैं कह सकता हूं, इन 4 कार्पेटाइन्स में से फोर्थ को तो हम मान लेते हैं रेफरेंस। भाई इसे तो हम रेफरेंस मान लेते हैं बिकॉज दिस इज कॉमन टू ऑल। तो जरा बताओ फर्स्ट में एक्स्ट्रा क्या है? फर्स्ट में OCH3 का प्लस M एंड माइनस I इफेक्ट होगा और जैसा कि हमने डिस्कस किया प्लस M इफेक्ट डोमिनेट्स। यहां पर भी NH2 का प्लस M और माइनस I इफेक्ट होगा और यहां भी प्लस M इफेक्ट विल डोमिनेट और यहां पर नाइट्रो का माइनस M माइनस I एंड माइनस M इफेक्ट विल डोमिनेट। तो जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है हम उसे सेलेक्ट कर लें। तो यहां प्लस M, यहां पर प्लस M, यहां पर माइनस M और ये है रेफरेंस। तो अब जरा ध्यान देना केटायन के लिए कौन सा इफेक्ट अच्छा होगा, प्लस या माइनस? प्लस। तो फिर तो ये कंफर्म है कि 1 डैश एंड 2 डैश आर मोर स्टेबल देन 4 डैश विच इज मोर स्टेबल देन 3 डैश, क्योंकि 1 डैश एंड 2 डैश में प्लस इफेक्ट है, 4th रेफरेंस है और 3 डैश में माइनस इफेक्ट है और माइनस तो केटायन के लिए बुरा होगा। चलिए अब 1 डैश एंड 2 डैश में कंपेयर करते हैं। देखो दोनों में प्लस M है तो फिर यहां पर आप चेक करो कि किस में प्लस M ज्यादा और किस में कम है। चले ध्यान देना यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में लोन पेयर डोनर जो है वो ऑक्सीजन है। यहां पर लोन पेयर डोनर कौन है? ऑक्सीजन। जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो लोन पेयर डोनर कौन है? नाइट्रोजन। और अगर यहां पर लोन पेयर डोनर ऑक्सीजन और इसमें नाइट्रोजन है तो बता सकते हैं विच इज बेटर लोन पेयर डोनर, किसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? आंसर है नाइट्रोजन की, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। और क्योंकि नाइट्रोजन की EN कम है तो इसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो फिर तो हम कह सकते हैं प्लस M इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप विल बी मोर व्हाइल प्लस M इफेक्ट ऑफ OCH3 विल बी लेस ड्यू टू मोर EN। लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी विल बी लेस, सो प्लस M इफेक्ट विल बी लेस। और आप बताओ केटायन की स्टेबिलिटी के लिए आप क्या चाहते हैं, मोर और लेस प्लस M? मोर, क्योंकि प्लस तो प्लस के लिए अच्छा है, जितना प्लस ज्यादा होगा केटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो फिर तो इस केस में हम कह सकते हैं 2 डैश इज मोर स्टेबल देन 1 डैश एंड 4 डैश एंड 3 डैश। और ये अगर इन केटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो रेस्पेक्टिव हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम। तो इस केस में फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ दीज 4 हैलाइड्स विल बी इन दिस ऑर्डर 2, 1, 4, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस अपने को करने हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस केस में भी पहले इन हैलाइड्स के करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन्स बनाए जाए और फिर उनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं। देखो इसके करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन हमारे पास ये हो जाएगा, बस अब इन कार्पेटाइन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। और इन कार्पेटाइन्स की स्टेबिलिटी में क्या मैं कह सकता हूं सेकंड सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि जरा देखो इस केस में पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर आ रहा है और याद करो हमने डिस्कस किया है पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन इज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो फिर तो अनसैचुरेटेड कार्बन के बेसिस पर आप स्टेबिलिटी में ध्यान देना, स्टेबिलिटी में 2 डैश को तो सबसे लास्ट में कर दो। यहां पर 2 डैश को तो आप सबसे लास्ट में कर सकते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर है, जबकि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है। अब जरा देखो बात करते हैं 1, 3, 4 की। चलो इसमें बात करते हैं। देखो 1, 3, 4 में क्या मैं कह सकता हूं चार्ज एटम तो सब में सेम है। तो अब बात करते हैं रेजोनेंस की। जरा देखो इस केस में रेजोनेंस प्रेजेंट, यहां पर भी रेजोनेंस प्रेजेंट है और इसमें रेजोनेंस एब्सेंट है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो फिर तो रेजोनेंस के बेसिस पर 1 and 3, 1 dash and 3 dash will be more stable than 4 dash because in 1 dash and 3 dash resonance is present and in 4 dash resonance is absent। चलिए अब बचते हैं 1 and 3। देखो 1 and 3 में क्या मैं कह सकता हूँ दोनों में रेजोनेंस तो इक्वल है। यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज 1 पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो जब रेजोनेंस इक्वल है तो अब कंपेयर कैसे करें, इंडक्टिव के बेसिस पर। तो जरा देखो
इस केस में हम बात कर सकते हैं मिथाइल ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज. हियर इट इज आल्सो मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट बट इट्स प्लस आई इफेक्ट विल बी लेस. लेस क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पर है, जबकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली बॉन्डेड है. तो फिर तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट विल बी मोर. और कैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा होगा? मोर और लेस प्लस आई. मोर प्लस के लिए प्लस अच्छा. तो फिर तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 1 डैश इज मोर स्टेबल देन 3 डैश. तो 1 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 2 डैश ये इन कैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है. और अगर ये इन कैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो फिर रेस्पेक्टिव हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम. So reactivity of 1 will be more than 3, that is more than 4, that is more than 2. ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. जरा ध्यान देना. इन कैटायंस का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें, क्या मैं कह सकता हूं थर्ड विल बी लेस स्टेबल देन 1 and 2. क्योंकि जरा देखो थर्ड में फिर से पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर आ रहा है, जबकि 1 and 2 में पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है. तो फिर तो 1 डैश एंड 2 डैश आर मोर स्टेबल देन 3 डैश. अब बात करते हैं 1 डैश एंड 2 डैश में. दोनों में चार्ज और एटम तो सेम है, तो बात करते हैं रेजोनेंस की. देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है. यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन कॉन्जुगेशन में, यहाँ एज सच कोई कॉन्जुगेशन नहीं है. तो फिर तो 1 डैश विल बी मोर स्टेबल देन 2 डैश. और ये अगर इन कैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो फिर रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम. सो इट विल बी 1 2 3. ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप इन हैलाइड्स के करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन बनाते हैं तो हमारे पास ये कार्पेटाइन्स होंगे. और अब जरा ध्यान देना, इन कैटायंस में अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट तो कॉमन है. दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद 2 pi bonds. दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद 2 pi bonds. दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद 2 pi bonds. अब हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ये देखना है कि इस OCH3 का और इस NH2 का पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी में क्या रोल है. ध्यान देना. देखो इस OCH3 का अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है. ये पाई बॉन्ड इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है और ये पाई इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है. तो फिर तो मैं यहाँ पर ये बात करूंगा. देखो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि प्लस एम इफेक्ट ऑफ दिस OCH3 will increase stability of this carbetan. How is it? Because on delocalization of this lone pair, electron cloud will be transferred towards positively charged carbon. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं कह सकता हूं इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो इस पॉजिटिव चार्ज को मिल जाएगा इस कॉन्जुगेशन के थ्रू. क्लियर बात ये? अब जरा ध्यान देना यहां पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस OCH3 का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ये पाई इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन फर्दर यहां कॉन्जुगेशन इसको नहीं मिल पा रहा है. इसका मतलब आप ध्यान देना इसका जो प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा, क्या मैं कह सकता हूं इसका जो प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा वो प्लस एम केवल यहीं तक लिमिटेड रहेगा, लेकिन इसका प्लस एम इस पॉजिटिव चार्ज को नहीं मिल पाएगा. जबकि आप देखो इसका प्लस एम पूरा कॉन्जुगेशन के थ्रू अगर आप देखेंगे तो अप टू पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो पा रहा है. तो दिस OCH3 will stabilize cation through this plus M effect, but this OCH3 cannot. क्यों नहीं समझ में आ रहा है? Although there is plus M effect of this OCH3 group in the molecule, हालांकि इस OCH3 का प्लस M है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं उस प्लस M के होने का इस पॉजिटिव चार्ज को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जरा देखो इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आ पा रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है. जबकि आप देखो इसका लोन पेयर ट्रेवल करते हुए इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हुए पॉजिटिव चार्ज तक ट्रांसफर हो पा रहे हैं. और यहाँ पर अगर बात की जाए, अब जरा सोच के बताओ क्या इस NH2 का प्लस एम इस पॉजिटिव चार्ज को मिलेगा? चेक करते हैं. देखो ये लोन पेयर इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, ये पाई इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, और ये पाई इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में. तो फिर तो यहां भी हम कह सकते हैं कि यस इसका जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो अप टू पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा. तो यस इसका प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा.
तो फिर तो हम कह सकते हैं फर्स्ट में ग्रुप का प्लस एम, सेकंड में नो प्लस एम, थर्ड में प्लस एम, तो फिर तो सेकंड 2 डैश की स्टेबिलिटी हो जाएगी सबसे कम। अब 1 डैश एंड 3 डैश में दोनों में प्लस एम ग्रुप है। अब ये भी हमने डिस्कस किया, देखो OCH3 का प्लस एम फैक्ट विल बी लेस, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ऑक्सीजन, जबकि NH2 का प्लस एम फैक्ट विल बी मोर, क्योंकि यहां पर लोन पेयर डोनर कौन है, नाइट्रोजन, एंड वी कैन से नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, so nitrogen will be better lone pair donor as compared to oxygen, so 3 dash is more stable than 1 dash। और ये अगर इन केटेन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो रिस्पेक्टिव हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम। आप ध्यान देना, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको सेम मिल जाएगा, आंसर जाएगा 3 1 2। सो दिस इज हाउ टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ दीज हैलाइड्स फॉर द रिएक्शन। क्लियर बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन कंपाउंड्स के करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनाना होगा और फिर उन कार्बोकेटायंस का हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना होगा। अब आप देखो, इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम कार्बोकेटायन बनाते हैं तो ये कार्बोकेटायंस हमारे पास होंगे। और अब इन कार्बोकेटायन का अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करते हैं तो ध्यान देना, इन कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर में मिलेगा 2 डैश 3 डैश एंड 1 डैश। आप ध्यान देना, यहां पर मैंने इन कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी में फर्स्ट वाले कार्बोकेटायन को यहां पर लीस्ट स्टेबल कंडीशन में रखा है। आप ध्यान दें, यहां पर अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट कार्बोकेटायन है उसे हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे लास्ट में रखा है। अब क्वेश्चन है कि ये कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल क्यों है। देखो, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रेड्स रूल के थ्रू। इसके लिए आपको ब्रेड्स रूल समझना होगा। तो बात करते हैं ब्रेड्स रूल की। देखो, ब्रेड्स रूल समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये किस तरह के कंपाउंड्स पर अप्लाई होता है। तो ध्यान देना, ब्रेड्स रूल की अगर बात की जाए तो इट इज सजेस्टेड फॉर बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये रूल जो है वो बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए सजेस्टेड है। अब बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए रूल सजेस्टेड है तो फिर पहले हमें बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स को भी समझना होगा कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। आप ध्यान देना, जैसे इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो दिस कंपाउंड इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में 2 रिंग्स प्रेजेंट है। देखो, बाइसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप समझना। देखो, बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि इसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है। एक तो ये रिंग है और सेकंड रिंग इसमें ये है। और एक बात और ध्यान देना, यहां पर क्या मैं कह सकता हूं, इन 2 रिंग्स में ओवरऑल टोटल 3 बाउंड्रीज है। कैसे, आप देखो, इस बाउंड्री की अगर बात की जाए तो ये बाउंड्री यहां पर इस लेफ्ट वाली रिंग की बाउंड्री है। इस बाउंड्री की अगर हम बात करें तो ये राइट वाली रिंग की बाउंड्री है। और जो मिडिल में है वो आप कह सकते हैं दोनों रिंग्स की कॉमन बाउंड्री है। आप ध्यान देना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि दिस कंपाउंड इज हैविंग 3 बाउंड्रीज, 1 2 एंड 3। इस कंपाउंड में या कह सकते हैं इस बाइसाइक्लिक कंपाउंड में टोटल 2 रिंग्स प्रेजेंट है और इन 2 रिंग्स में टोटल 3 बाउंड्रीज है। बाउंड्री नंबर 1 की अगर बात की जाए तो ये लेफ्ट वाली रिंग की बाउंड्री है। बाउंड्री नंबर 3 की अगर बात की जाए तो ये राइट वाली रिंग की बाउंड्री है। और सेकंड बाउंड्री की अगर हम बात करें तो वो लेफ्ट और राइट दोनों रिंग्स की कॉमन बाउंड्री है। अब आप ध्यान देना, जिन्हें मैं बाउंड्रीज बोल रहा हूं बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्रिज। आप ध्यान देना, ये जो 1 2 3 बाउंड्रीज की मैं बात कर रहा हूं, इनके लिए बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में टर्म यूज की जाती है ब्रिजेस। एक तरह से आप ये कह सकते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव 3 ब्रिजेस। आप ध्यान देना, ये जो यहां पर है ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2, ब्रिज नंबर 3, ये जो 3 बाउंड्रीज हैं इन्हें हम कहते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में ब्रिज। तो ये आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव 3
ब्रिजेस। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं इन 3 ब्रिजेस के 2 कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। बात समझना, इन 3 ब्रिजेस के 2 कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। देखो ये 3 ब्रिज हैं, ये 3 ब्रिज यहां पर आकर के मिल रहे हैं, तो एक कांटेक्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा इसका, और ये तीनों ब्रिज यहां भी आकर के मिल रहे हैं, ये इन ब्रिजेस का सेकंड कांटेक्ट पॉइंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स देयर आर 3 ब्रिजेस एंड 3 ब्रिजेस हैव 2 कांटेक्ट पॉइंट्स। और ध्यान देना, जिन्हें मैं यहां पर कांटेक्ट पॉइंट्स कह रहा हूं, इन्हें बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। सो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल बी कॉल्ड ब्रिजेड कार्बन। तो ये आप कह सकते हैं, इसका मतलब बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में 2 ब्रिजेड कार्बन प्रेजेंट होंगे। एंड द एटम्स प्रेजेंट इन ब्रिजेस, द एटम्स प्रेजेंट इन ब्रिजेस अदर देन दीज ब्रिजेड कार्बन्स आर कॉल्ड ब्रिज एटम्स। आप समझना, ब्रिज में इन ब्रिजेड कार्बन के अलावा ब्रिज में जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलते हैं ब्रिज एटम्स। मतलब आप देखो, एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रिज नंबर 1 जो है, इसमें ये 2 ब्रिज एटम्स प्रेजेंट है। समझना बात को, यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में आप कह सकते हैं दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दीज आर 2 ब्रिज कार्बन्स ऑफ द फर्स्ट ब्रिज। सेकेंड ब्रिज में बता सकते हैं कितने ब्रिज एटम्स प्रेजेंट है, 1। ये कार्बन जो है, ये इस सेकेंड कार्बन का एक ब्रिज एटम हो जाएगा। ध्यान देना, ब्रिज एटम में ये ब्रिजेड एटम काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिजेड एटम किसी पर्टिकुलर ब्रिज का एटम नहीं है। ब्रिजेड एटम आप कह सकते हैं तीनों ब्रिज का कॉमन एटम है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो तीनों ब्रिज का जो कॉमन एटम है उसे तो हमने कहा ब्रिजेड कार्बन, और जो ब्रिजेस के इंडिविजुअल एटम्स हैं, जो उनमें इंडिविजुअली प्रेजेंट है, उन्हें हम बोल रहे हैं ब्रिज एटम्स। तो आप कह सकते हैं यहां पर अगर बात की जाए, तो ये ब्रिज एटम है और एक ब्रिज एटम ये है। सेकेंड ब्रिज में अगर बात की जाए तो देयर इज 1 ब्रिज एटम, और थर्ड ब्रिज में अगर बात की जाए तो देयर आर 2 ब्रिज एटम्स। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान देना, दिस एटम विल बी कॉल्ड ब्रिज एटम। तो आप ध्यान दें, बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में 3 टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। Bicyclic molecules have 3 bridges. Contact point of 3 bridges will be called bridged carbon. So bicyclic molecules have 2 bridged carbons. These are bridged carbon atoms, and the carbon atoms present in bridges other than bridged carbons are called bridge carbons. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्रिज फर्स्ट में 2 ब्रिज कार्बन प्रेजेंट है, सेकेंड ब्रिज में 1 ब्रिज कार्बन प्रेजेंट है, और थर्ड ब्रिज में 2 ब्रिज कार्बन प्रेजेंट है। क्या बात क्लियर हो रही है? चलिए, ये तो मैंने आपको बताया बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है। अब मैं बात करता हूं ब्रेड्स रूल की, और ब्रेड्स रूल को समझने के लिए आप ध्यान देना। सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है हैलाइड। क्या मैं बात कर सकता हूं इसमें ये जो ब्रिज कार्बन है, ब्रिजेड कार्बन जो है, ध्यान देना, ये जो ब्रिजेड कार्बन है, क्या मैं बात कर सकता हूं दिस ब्रिजेड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप क्या एक्सपेक्टेड होगा? टेट्राहेड्रल। यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में जो शेप एक्सपेक्टेड है दैट इज टेट्राहेड्रल, और ये शेप आपको यहां पर मिल भी जाएगा। अब आप ध्यान देना, देखो, अगर मैं इस हैलाइड के एक रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूं, अगर मैं इस हैलाइड के एक रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूं, जिस रिएक्शन में हम बात करें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के, वो सपोज टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा हम इस कंपाउंड के एक रिएक्शन में पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, जो हमने एप्लीकेशन नंबर 4 में डिस्कस भी किया है, हैलाइड्स का रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स फॉर दोज रिएक्शंस, या रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स फॉर दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। उसी के एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी रिएक्शन में मान लेते हैं इस कंपाउंड का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो क्या एक्सपेक्टेड है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट होंगे। और आप सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट होते हैं
तो दिस प्रेजेंट कार्बन विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, राइट। अब आप ध्यान देना, देखो ये कार्बोकेटाइन अगर बना तो क्या मैं कह सकता हूं, अब जो ब्रेजेड कार्बन हमारे पास है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अब sp2 होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो शेप एक्वायर होना चाहिए दैट शुड बी ट्रायगोनल प्लेनर शेप। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहां पर जो शेप एक्वायर होना चाहिए दैट शुड बी टेट्राहेड्रल, और अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो फिर यहां पर जो शेप रिक्वायर्ड है दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। और ध्यान देना, अगर हम यहां पर ट्रायगोनल प्लेनर शेप के रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो बस इसी में प्रॉब्लम है, यहीं पर प्रॉब्लम है। ध्यान देना, ब्रेजेड कार्बन पर ट्रायगोनल प्लेनर शेप एक्वायर करना पॉसिबल नहीं होता है। यही ब्रेड्स रूल है, आप समझे। देखो ब्रेड्स रूल की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ब्रेजेड कार्बन कैनॉट एक्वायर प्लेनैरिटी, या हम ये कह सकते हैं टू एक्वायर प्लेनैरिटी ऑन ब्रेजेड कार्बन इज डिफिकल्ट फॉर अ मॉलिक्यूल। कैसे, आप समझना। देखो ये मैं आपको बिल्कुल पेन से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा, एकदम प्रैक्टिकली आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है तो इस केस में टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर हो सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्रायगोनल प्लेनर शेप एक्वायर होने की बात करें तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर अ मॉलिक्यूल। आप समझना, देखो कैसे। जैसे आप देखो, ये हमारे पास एक बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल दिस इज सपोज क्लोरीन, ये आपके पास ब्रेजेड कार्बन है, ये क्लोरीन है, दिस इज ब्रिज नंबर 1, मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूं। ये ब्रिज नंबर 1 है, मिडिल वाला ब्रिज नंबर 2 है, और राइट वाला ब्रिज नंबर 3 है। तो आप ध्यान देना, ये तो आपके पास हो जाएगा क्लोरीन, ये हो जाएगा ब्रिज नंबर 1, दिस इज ब्रिज नंबर 2 एंड दिस इज ब्रिज नंबर 3। और ध्यान देना, ये ब्रिज यहां पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप समझना इस बात को, ये ब्रिज यहां कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये फिर आगे एक्सटेंशन के साथ में इस ब्रिजेड कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब आप देखो, ये यहां पर इस ब्रिज का फर्स्ट कार्बन, फिर यहां पर ये सेकंड कार्बन है, और फिर ये यहां पर एक ब्रिजेड कार्बन से कनेक्टेड है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस तरह से यहां पर एक ब्रिजेड कार्बन से कनेक्टेड है। मिडिल वाले ब्रिज में अगर आप देखेंगे तो देयर इज वन ब्रिज कार्बन, तो फिर ये वन ब्रिज कार्बन यहां पर है, और ये फिर ये भी ब्रिजेड कार्बन से कनेक्टेड है। और थर्ड वाले में भी अगर आप देखेंगे तो दो ब्रिज कार्बन से, 1 2, और फिर ये भी ब्रिजेड कार्बन से कनेक्टेड है। चलिए ऐसा करते हैं, मैं एक ब्रिज आपको शो करके बताता हूं उसमें। ये आपके पास एक तरह से ब्रिज नंबर 1 हो जाएगा, दिस इज ब्रिज नंबर 1। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपके पास है ब्रिज नंबर 1। इसी तरह से अगर बात की जाए थर्ड ब्रिज की, तो उसमें भी 2 ब्रिजेड कार्बन है, ये हो जाएगा आपके पास ब्रिज नंबर 3। ये ब्रिज नंबर 3 है, और मिडिल वाले ब्रिज में जैसा कि हम बात कर रहे थे देयर इज ओनली 1 कार्बन, तो फिर यहां पर ये इस तरह से ये ब्रिज नंबर 2 हो जाएगा, मिडिल वाला ब्रिज। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर ये 3 ब्रिजेस आकर के इस ब्रिजेड कार्बन से कनेक्टेड है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर मैं इस कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहां पर अगर मैं टेट्राहेड्रल शेप मेंटेन होने की बात करता हूं, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली भी ये बात समझ में आएगी कि यस इट इज पॉसिबल टू एक्वायर टेट्राहेड्रल शेप ऑन ब्रिजेड कार्बन। ब्रिजेड कार्बन पर टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर करना पॉसिबल है, ये आपको इस स्ट्रक्चर से भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ये प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन अगर ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होता है, चलिए ऐसा करते हैं, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यहां पर इस कार्बन पर अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर तो यहां पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या अब भी ये 3 बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे? नो, sp2 के अकॉर्डिंग शेप कैसा आना चाहिए, ट्रायगोनल प्लेनर शेप। मतलब आप कह सकते हैं कि नाउ दीज 3 बॉन्ड्स
will move to acquire planarity. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो 3 bonds अभी इस तरह से हैं, according to sp2 hybridization of carbon, there will be movement in these 3 bonds to acquire planarity. और मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये bonds यहाँ पर प्लेनर शेप एक्वायर करने के लिए क्या इनका मूवमेंट पॉसिबल है क्या? नो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? आप ध्यान देना, ये ब्रिज तो यहाँ पर ब्रेजेड कार्बन से कनेक्टेड है ना? क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तो यहाँ पर ब्रेजेड कार्बन से कनेक्टेड है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर ये यहाँ पर प्लेनरिटी एक्वायर करने के लिए इस तरह से अगर ये बॉन्ड मूव करता है, अगर ये प्लेनर शेप एक्वायर करने के लिए बॉन्ड मूव करता है, तो जैसे ही इसमें मूवमेंट आएगा प्लेनर शेप एक्वायर करने के लिए, क्या मैं कह सकता हूँ, इस ब्रिज में स्ट्रेन आएगा। ठीक है, ब्रिज में क्या होगा? स्ट्रेन आएगा। ये ब्रिज एक तरह से क्या होगा, चेन क्या होगा, ये कार्बन चेन खींचेगी यहाँ पर, और अगर ये खींचेगी तो इसमें स्ट्रेन आएगा। और देखो, कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्रेन एक लिमिट तक बेयर कर सकता है। मेरा पॉइंट समझना, कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्रेन को एक लिमिट तक बेयर कर सकता है। अगर स्ट्रेन बहुत एक्सेस में हो जाए तो हो सकता है मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में ही प्रॉब्लम हो जाए, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूँ, ये तीनों ही बॉन्ड्स क्या होगा, दे विल ट्राई टू मूव टू एक्वायर प्लेनरिटी। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो फिर तो क्या होगा, प्लेनर यहाँ पर ट्रायगोनल प्लेनर शेप रिक्वायर्ड होगा, और ट्रायगोनल प्लेनर शेप एक्वायर करने के लिए ये बॉन्ड्स एक तरह से क्या होगा, प्लेन की तरफ, प्लेन में आने के लिए मूव करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये ब्रेजेड कार्बन से कनेक्टेड है। अब ऐसे में आप देखो, ये बॉन्ड यहाँ पर ट्राई कर रहा है, बात समझना, ये बॉन्ड यहाँ पर ट्राई कर रहा है प्लेन में आने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहा है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। अगर आप ये कहें कि सर कोई बात नहीं, आप तो आने दो, देखो आने दो, तो फिर इस केस में ये होगा, प्लेनर शेप एक्वायर करने के लिए अगर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक तरह से ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, और ब्रिज ब्रेक होने का मतलब तो मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉब्लम हम बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में आने की बात करते हैं कि इन केस ऑफ बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, प्लेनर शेप, टू एक्वायर प्लेनर शेप ऑन ब्रेजेड कार्बन इज डिफिकल्ट, एंड इट इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्ट्रेन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ब्रेजेड कार्बन पर बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल में प्लेनर शेप आना डिफिकल्ट है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल वाली कंडीशन नहीं है। एक बात सोचिए, हम ये चाहते हैं कि तीनों बॉन्ड्स प्लेन में आ जाए, भाई हम ये चाहते हैं कि प्लेनर शेप यहाँ पर एक्वायर हो जाए, मतलब ये बॉन्ड्स इस तरह से मूव करके प्लेन में आ जाए। अब एक बात समझना, हमने कहा भाई ये प्लेन में अगर आने के लिए मूव करता है तो प्रॉब्लम ये कि इसमें स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन से चेन ब्रेक हो जाएगी। एक बात सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि ये बॉन्ड प्लेन में आ जाए, बात समझना, प्लेनर शेप एक्वायर करने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि बॉन्ड प्लेन में आ जाए और ये ब्रिज ब्रेक भी ना हो, ऐसा कब हो सकता है? जरा इसके बारे में आप सोचिए कि ये बॉन्ड इस तरह से प्लेन में आ जाए और ये ब्रिज ब्रेक भी ना हो, ऐसा कब हो सकता है? तो मैं तो एक बात समझता हूं, देखो कि ये ब्रिजेड कार्बन से नीचे कनेक्टेड है, अब हम चाहते हैं कि बॉन्ड प्लेन में आ जाए और ये ब्रिज पूरा कनेक्टेड भी रहे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके प्लेन में आने के लिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, इतनी लेंथ इस ब्रिज की शॉर्ट हो रही है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये जब तक इस तरह से है तब तक तो ये कनेक्टेड है, पूरा ब्रिज कंटिन्यूएशन में है, लेकिन जैसे ये प्लेनर शेप एक्वायर करने के लिए यहां पर बॉन्ड मूव करता है, ये ब्रिज ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना एरिया, इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट इसमें, ये लेंथ इस ब्रिज की शॉर्ट हो रही है। आप सोचिए, अगर इतनी लेंथ इसमें ऐड कर दी जाए तो ये बॉन्ड प्लेन में भी आ जाएगा और ये ब्रिज पूरा कनेक्टेड भी रहेगा। मतलब आप सोचिए, अगर इस ब्रिज की लेंथ ज्यादा होती, अगर ब्रिज की लेंथ ज्यादा होती तो क्या मैं कह सकता हूं, लेंथ अगर ज्यादा होती तो डेफिनेटली ये प्लेनर शेप की तरफ मूव कर सकता था। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और लेंथ ज्यादा होने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? लेंथ ज्यादा होने का मतलब ब्रिज में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होने चाहिए। यही हम बात करते हैं, देखो कि अगर ब्रिज में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं तो मॉलिक्यूल ब्रिजेड कार्बन पर प्लेनर शेप एक्वायर कर सकता है, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच ब्रिजेस आर ऑफ शॉर्ट लेंथ। जिन मॉलिक्यूल्स में ब्रिजेस शॉर्ट लेंथ के हैं उनमें यह प्रॉब्लम रहेगी कि वहां पर प्लेनर शेप एक्वायर करना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, ब्रिजेस की लेंथ अगर ज्यादा है, मतलब ब्रिजेस में नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्यादा हैं, ये आप सोचिए अगर इस ब्रिज की लेंथ ज्यादा होती, इसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्यादा होते, ये ब्रिज अगर लूज होता तो डेफिनेटली ये बॉन्ड प्लेन में भी आ जाता और ये ब्रिज कनेक्टेड भी रहता। तो प्लेनर शेप कैन बी एक्वायर्ड इफ नंबर ऑफ एटम्स इन ब्रिजेस इज मोर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसीलिए हम बात करते हैं कि जिन ब्रिजेस में लेंथ छोटी है,
मतलब जिन बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में ब्रिजेस शॉर्ट लेंथ के हैं, या अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल बेसिस पर तो हम कह सकते हैं दोज बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स इन विच ब्रिजेस आर कंपोज्ड ऑफ 1 or 2 एटम्स। ऐसे बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स जिनमें ब्रिजेस में 1 या 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, दे कैन नॉट एक्वायर प्लेनरिटी ऑन ब्रिजेड कार्बन। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज ब्रेड्स रूल, यही ब्रेड्स रूल होता है, आप ध्यान देना। ये ब्रेड्स रूल है, आप ध्यान देना। मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, दोज बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स इन विच ब्रिजेस आर कंपोज्ड ऑफ 1 or 2 कार्बन एटम्स। ऐसे बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स जिनमें ब्रिज में 1 या 2 एटम्स प्रेजेंट है। जैसा आप देखो इस बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए आप कह सकते हैं कि इसमें जो 3 ब्रिजेस हैं, उन ब्रिजेस में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? या तो 2 एटम्स प्रेजेंट है या फिर 1 एटम प्रेजेंट है। तो ऐसी शॉर्ट लेंथ वाले जो ब्रिजेस होते हैं, ऐसे जो बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ब्रिजेस की लेंथ शॉर्ट है, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 1 या 2 एटम्स। तो दोज बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स इन विच ब्रिजेस आर कंपोज्ड ऑफ 1 or 2 एटम्स कैन नॉट एक्वायर प्लेनरिटी ऑन ब्रिजेड कार्बन। ऐसे मॉलिक्यूल्स में ब्रिजेड कार्बन पर प्लेनरिटी आना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ब्रिजेस की लेंथ अगर ज्यादा हो, ब्रिजेस में अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो, 2 से ज्यादा, जैसे हमने कहा 1 and 2 एटम्स वाले ब्रिजेस में ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन ऐसे बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल जिनमें ब्रिजेस में नंबर ऑफ एटम्स का काउंट 2 से ज्यादा हो, उन मॉलिक्यूल्स में आप कह सकते हैं धीरे धीरे प्लेनर शेप एक्वायर करना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जिन बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल में ब्रिजेस में 1 या 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, दे कैन नॉट एक्वायर प्लेनरिटी ऑन ब्रिजेड एटम एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेड्स रूल। ये ब्रेड्स रूल है। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि अगर हम बात करें कि यहां पर ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप एक्वायर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि आप देखो ये ऐसा बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल है जिसमें ब्रिजेस में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? 1 या 2 एटम्स प्रेजेंट है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स में ब्रिजेड कार्बन पर हम बात करें कि प्लेनर शेप एक्वायर करना पॉसिबल नहीं है। यही तो ब्रेड्स रूल है। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान देना, दैट मींस ब्रिजेड कार्बन, इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्रिजेड कार्बन की अगर बात की जाए तो ब्रिजेड कार्बन कैन नॉट बी लाइक दिस। आप ध्यान देना, एक ब्रिजेड कार्बन ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं कह सकता हूं? एक ब्रिजेड कार्बन ऐसा भी नहीं हो सकता और एक ब्रिजेड कार्बन ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इन सारे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड ट्रायगोनल प्लेनर शेप विल बी रिक्वायर्ड। और हम बात कर रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में ट्रायगोनल प्लेनर शेप एक्वायर करना ऐसे बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ, आप ध्यान देना, ब्रिजेड कार्बन की अगर हम बात करें तो ब्रिजेड कार्बन कैन बी लाइक दिस। ब्रिजेड कार्बन ऐसा हो सकता है। क्या मैं कह सकता हूं ब्रिजेड कार्बन ये हो सकता है? ये क्यों हो सकता है? देखो, ब्रिजेड कार्बन ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द रिक्वायर्ड शेप विल बी पिरामिडल। इस केस में शेप कौन सा रिक्वायर्ड होगा? पिरामिडल शेप रिक्वायर्ड होगा। तो यस, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज ब्रेड्स रूल, इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ध्यान रखना इसको। तो ये ब्रेड्स रूल है। अब मैं आप देखो ब्रेड्स रूल की आपको एप्लीकेशन बताता हूं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना।
ब्रेड्स रूल की एक एप्लीकेशन आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप ध्यान दीजिएगा। इन दिस कंपाउंड दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। आप याद करें रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हमने डिस्कस किए एंड वन ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन विच रेजोनेंस इज पॉसिबल इज लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, और जैसे कि रेजोनेंस के कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाए और ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह का रेजोनेंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप ध्यान देना, अगर हम बात करें इस रेजोनेंस की, तो ये रेजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ये रेजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, इस लोन पेयर का यहाँ पर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान देना, दिस लोन पेयर इज नॉट delocalized in the molecule, this lone pair is localized। ये लोन पेयर यहां पर localized है, इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है। This lone pair cannot participate in resonance। और क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा, समझ में आ रहा है? It can be explained on the basis of Bret's rule। एक बात सोचिए, क्या मैं कह सकता हूं इस लोन पेयर का रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए, आप याद करें रेजोनेंस के लिए हम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि जैसे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका जो p ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ये p ऑर्बिटल अगर नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे और उस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, तभी तो हम रेजोनेंस की बात कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में आप सोचिए, ये लोन पेयर नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल में हो, इसके लिए नाइट्रोजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए, और इस नाइट्रोजन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कब हो सकता है? जब ये नाइट्रोजन अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या मेंटेन करे, sp2। वही तो प्रॉब्लम है ना, ये नाइट्रोजन अपना हाइब्रिडाइजेशन sp2 मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप सोचिए, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करता है तो फिर यहां पर शेप कैसा रिक्वायर्ड होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, और वो हमने डिस्कस किया कि ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस लोन पेयर को पाई में और पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट करेंगे। अब आप सोचिए, अगर इस लोन पेयर को यहां पर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर पाई बॉन्ड आने का मतलब तो ये तभी होगा ना जब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, और वो तो यहां पर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायगोनल प्लेनर शेप एक्वायर करना ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रेजेड कार्बन पर पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस केस में अगर बात की जाए तो दिस लोन पेयर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेड्स रूल। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम ब्रेड्स रूल में के बेसिस पर ये बता सकते हैं कि ऑल्दो लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड बट स्टिल रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल सिंस दिस लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल। आप ध्यान देना, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? यहां पर ये लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल, जबकि रेजोनेंस होने के लिए इस लोन पेयर का किस ऑर्बिटल में होना जरूरी था? p ऑर्बिटल में होना जरूरी था, क्योंकि ये लोन पेयर अगर p ऑर्बिटल में होता तभी तो वो p ऑर्बिटल इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता। और आप सोचिए, अगर इस नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल होता और उसमें अगर ये लोन पेयर प्रेजेंट होता और वो इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता, तभी तो दोनों p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से आप नाइट्रोजन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर पाते। क्योंकि आप सोचिए, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस लोन पेयर को यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाओगे, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आना तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। तो ओवरलैप करने के लिए नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल भी होना चाहिए, लेकिन वो p ऑर्बिटल तो है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल होने का मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और sp2 यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये नाइट्रोजन अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या मेंटेन कर पाएगा, sp3 नॉट sp2। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज नॉट sp2, इट इज एक्चुअली sp3।
और अगर ये नाइट्रोजन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर इसके पास p ऑर्बिटल नहीं होगा, इसके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे एंड आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 1 sp3 will be involved in formation of this sigma bond, 1 sp3 will be involved in formation of this sigma bond and 1 sp3 orbital will be involved in formation of this sigma bond and in the fourth sp3 orbital this lone pair will be present. और अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है sp3 में तो दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. तो ये यहाँ पर रीजन है कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा. सो दिस इज अबाउट ब्रेड्स रूल. चलिए अब इसी ब्रेड्स रूल के बेसिस पर मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं. तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर तो फिर पॉजिटिव चार्ज आना पॉसिबल ही नहीं होगा ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग. अब आप सोचिए अगर पॉजिटिव चार्ज आना पॉसिबल नहीं है तो फिर तो इस बॉन्ड का ब्रेकेज डिफिकल्ट हो जाएगा. और इस बॉन्ड का ब्रेकेज अगर डिफिकल्ट हुआ तो याद करें जो एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इस बॉन्ड का ब्रेक होना ही तो रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है ना. इस बॉन्ड का ब्रेक होना ही तो आरडीएस था ना. तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होना डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल. इसीलिए हमने कहा भाई ये कंपाउंड तो आप समझ लें सबसे कम रिएक्टिव होगा, इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाला कार्बोटाइन सबसे कम स्टेबल होगा. दैट इज अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल. क्लियर बात ये. और अब इन दो में अगर बात की जाए तो इनमें तो एक जनरल कंपैरिजन होगा और जनरल कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज ऑन एटम की. तो दोनों में चार्ज ऑन एटम सेम है. फिर हम बात करते हैं रेजोनेंस की, दोनों में रेजोनेंस एब्सेंट है. फिर हम बात करते हैं आई इफेक्ट की. ध्यान देना इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए यहां पर 3 डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए एक ही डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट होगा. तो यहां पर 3 directions will provide plus I effect for this positive charge, while in this case only one direction is providing plus I effect. So plus I effect is more in second as compared to in third, and if plus I effect is more in second, second will be more stable than third. और ये अगर इनका stability order है तो respective halides का जो reactivity order होगा वो हमारे पास हो जाएगा 2, 3 and 1. So this is about reactivity of these compounds for the reaction which involve formation of carbetan as an intermediate. तो एप्लीकेशन नंबर 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए इसमें. एंड दिस इज ब्रेड्स रूल. अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ब्रिजेट कार्बन cannot acquire these conditions because in these conditions sp2 hybridization is required to be maintained and that requires trigonal planar shape. And as Brett's rule, according to Brett's rule, as we have discussed, trigonal planar shape cannot be acquired on brisette carbon, and it is difficult for those molecules in which brises are composed of 1 or 2 carbon atoms. Clear हो रही बात ये? और उसी के एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, बट स्टिल रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है.